नमस्कार दोस्तों। आज 7 अप्रैल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, और आज काफ़ी ख़राब दिन था निफ्टी के लिए। 742 पॉइंट से कोलैप्स किया निफ्टी, करीबन 3.25% का फॉल था। ग्लोबल इंडिसेस आप देखें तो रेड में थे, चाहे फिर अपने यूएस के इंडिसेस देखे या फिर इंडिविजुअल डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनके इंडिसेस देखे। यूरोपियन यूनियन में, यूरोप में सब कुछ रेड में था। निके रेड में था। जापान का जो इंडेक्स है, राइट, कॉपर के प्राइसेस डाउन थे। गोल्ड इज द ओनली काइंड ऑफ द metal or precious metal here you can say which is kind of going up. तो गोल्ड का जो प्राइस है वो ऑलरेडी 3000 पार कर चुका है, 3100 भी पार कर चुका था रात को. सो इट्स लाइक अ बैरोमीटर ऑफ अनसर्टेनिटी इन द वर्ल्ड. सो इफ द अनसर्टेनिटी इन द वर्ल्ड, whether it is geopolitical uncertainty or economic uncertainty increases, then gold is kind of, it acts kind of accordance to that. So it captures that and it goes up, right? तो गोल्ड का प्राइस जो है वो बढ़ते ही जा रहा. बिटकॉइन भी एक तरह से करीबन 6% से कोलैप्स हो गया, राइट. तो इंडियन स्टॉक मार्केट 700 या इंडियन निफ्टी जो है 742 पॉइंट से कोलैप्स हुआ. तो द फैक्ट दैट द इंडियन स्टॉक मार्केट इज इंटीग्रेटेड टू द ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स एंड द ग्लोबल काइंड ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, देन whatever happens globally in any of these bigger countries, whether it is the United States or China, it will be reflective in the Indian kind of the stock markets. But the question that we need to ask is how much it would affect the Indian economy. तो क्या इसका फर्स्ट ऑर्डर इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे क्या है वो असेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट, थर्ड ऑर्डर इम्पैक्ट 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने के बाद पता चलेगा जब बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गए इंडिया और यूएस के बीच में, राइट. बट फर्स्ट लेवल या फर्स्ट ऑर्डर इम्पैक्ट क्या है वो समझने की बहुत ज़रूरी है. तो बेसिकली इंडियन इकोनॉमी जो है 60% ऑफ द जीडीपी ऑफ इंडिया कम्स फ्रॉम डोमेस्टिक कंजम्पशन. तो इट्स अ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी. एंड 14% जो है वो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स होते हैं, विच इज़ अराउंड 400 बिलियन, राइट. तो 400 बिलियन में से करीबन यूएस को करीबन 80 बिलियन जाता है, राइट. तो अगर आप फार्मास्यूटिकल्स और आईटी को निकाल दे, यू आर टॉकिंग अबाउट $40 बिलियन. $40 बिलियन पे यू पुट 26% रेसिप्रोकल टैरिफ्स, विच कम्स टू अराउंड $10 बिलियन. तो बेसिकली बात हो रही है यहाँ पे $10 बिलियन की. 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है जिसमें से $10 बिलियन इज इन क्वेश्चन राइट नाउ. तो आई थिंक ये गवर्नमेंट जो है वो आसानी से सुलटा देंगे. तो फर्स्ट लेवल जो रिएक्शन है इंडियन इकोनॉमी वो ज़्यादा होना नहीं चाहिए. तो ये जो भी रेटिंग एजेंसीज है या फिर द ग्लोबल बैंक्स, ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स लाइक Goldman Sachs, JP Morgan, they are coming up with estimates for FY26, and the estimates which they had couple of months back were in the range of around 6.5 to 6.7. Economic Survey of India ने भी कहा कि India will grow at 6.7 in FY26. RBI said 6.5, right? Now these people are lowering the estimates with a very small margin, 10 bps, 10 basis points या 20 basis points है. तो let's say 20 basis points से अगर डिड्यूस कर दिया जाए 6.5%, तो it comes to around 6.3, the rate of the growth of GDP of India for FY26, right. बट मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि जो IT एक्सपोर्ट्स है which are not directly getting affected by these tariffs, but indirect effect ये हो रहा है कि जो भी यूएस में एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन या फिर स्टेट ऑफ अनसर्टनिटी आई है, राइट. द आईटी कंपनीज आर नॉट गेटिंग देयर गाइडेंस. फॉर एग्जांपल $20 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू होने वाले थे इस साल, राइट. FY25, FY26 के करीबन $20 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू होने वाले थे टॉप 6 IT कंपनीज के लिए, TCS, इन्फी, विप्रो, HCL, टेक महिंद्रा एंड कॉग्नी. तो वो $20 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स लिम्बो में चले गए हैं. वो उनका रिन्यूअल हो नहीं रहा. होगा कब होगा, कैसे होगा, कभी होगा, उसका कुछ आइडिया नहीं है. कंपनीज को कुछ गाइडेंस नहीं मिल रहा है इंटरनेशनल क्लाइंट से या ग्लोबल क्लाइंट से कि ये कब रिन्यू होंगे, राइट. सो द ग्लोबल क्लाइंट्स, द यूएस क्लाइंट्स बेसिकली, उनके सामने एक ऐसी सिचुएशन है, इतना अनसर्टनिटी है कि दे आर प्रेशराइजिंग दीज कंपनीज टू गेट further competitive bids which could hit the cost structures of these companies, right. तो competition बढ़ गया है, competitive bid एक तरह से ज़्यादा हो गया, मांग रहे एक तरह से कंपनीज, उनके क्लाइंट्स जो है यूएस में, राइट. क्योंकि एफिशिएंसी की बात आ रही है, कॉस्ट कटिंग की बात आ रही है. सेकंड थिंग इज़ ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे, ये जो बड़े बड़े कंपनीज जो है, मैं आपको नाम दिखा देता हूँ उनके. ये कॉन्ट्रैक्ट्स करीबन 3 साल पहले साइन हुए थे जब कोविड ख़त्म हुआ था, राइट. और कोविड के बाद AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, प्रोडक्टिविटी में बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स हुए. तो ये सारी चीज़ फैक्टर इन करके जो भी कोट्स है वो इंडियन कंपनीज को अपने यूएस काउंटर पार्ट्स को देने हैं, राइट. तो बहुत सारा एक तरह से गाइडेंस तो नहीं मिल रहा है मिड कैप स्मॉल कैप आईडी को, बट लार्ज कैप आईटी करीबन $20 बिलियन के डील्स रिन्यू करने में काफ़ी डिफिकल्टी फेस कर रही है. तो करीबन $14 बिलियन के डील्स ऑलरेडी रिन्यू हो चुके बाय द एंड ऑफ लाइक मार्च इन द लास्ट 1 क्वार्टर, बट $20 बिलियन के
जो एक तरह से रिन्यूअल्स है वो पेंडिंग है। द फैक्ट दैट इंडिया एक्सपोर्ट्स करीबन $100 बिलियन के आईटी या सर्विसेज एक्सपोर्ट्स है, $100 बिलियन में से $20 बिलियन, 1/5, इट्स अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ लॉट ऑफ वैल्यू विच इज़ एट स्टेक। तो आईटी के लिए गाइडेंस अभी तक क्लियर नहीं है, वेदर इट इज स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। It's better that we stay away from IT companies till we get guidance about what I mean. First, the guidance has to come from the US clients to these companies, and then they can give us guidance about what we can expect in the future. So one thing is that we need to stay away from IT companies. दूसरा, अगर मैं export driven sector की बात करूँ तो वो है pharmaceuticals। तो I think Thursday, Friday जब tariffs announce हुए थे तो बहुत रिलीफ हुआ था कि फार्मास्यूटिकल्स का नाम भी नहीं लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, बट सडनली फिर उनको याद आया कि ये इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है जिनको एक तरह से वो भूल गए, एंड देन ही थ्रेटन दैट द टैरिफ्स ऑन फार्मास्यूटिकल्स वुड बी बिगर एंड एंड बिगर देन व्हाट द टैरिफ्स ऑन अदर थिंग्स आर। तो उसकी वजह से जो फार्मा इंडेक्स है फ्राइडे को करीबन 4% से कोलैप्स हुआ, आज भी करीबन 2.5% से कोलैप्स हुआ, राइट। तो आईटी कंपनीज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से यहाँ पे एक $12.5 बिलियन के एक्सपोर्ट्स है, आईटी बोल रहे हो, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के। जो इंपोर्ट्स आते हैं यूएस से ड्रग्स के, वो बहुत मिनिस्क्यूल है, काफ़ी छोटे, कुछ $1 मिलियन में, जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज के या फिर कुछ पेटेंटेड ड्रग्स इंपोर्ट। आईटी कंपनीज के जो सीईओज है, एग्जीक्यूटिव्स है, वो गवर्नमेंट के पीछे लग गए कि आप जो टैरिफ्स है, जो इंपोर्टेड ड्रग्स के, जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के जो यूएस से आते हैं, यू स्लैश देम टू जीरो। करंटली कुछ 5 to 10% के टैरिफ्स लगाती है गवर्नमेंट, सो दे वांट देम टू स्लैश इट टू जीरो बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज देयर बिजनेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये कुछ 4 से 5 कंपनी है जिनका एक्सपोजर यूएस में सबसे ज़्यादा है। तो सन फार्मास्यूटिकल्स का 31% है ऑफ द रेवेन्यूज। यूएस काइंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूट्स 1/3 ऑफ द रेवेन्यूज दैट सन फार्मा गेट्स। सिप्ला इट्स ऑलमोस्ट 1/3, DRL it's almost half, Lupin it's 1/3, Glenmark it's 1/4, right? 46% is Aurobindo, 47% is Zydus, right? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लेट्स से इफ दिस थिंग डज नॉट गो थ्रू, अगर टैरिफ्स लगते हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के ऊपर, देन हु बेयर्स द कॉस्ट फॉर इट, राइट? देयर आर 4 to 5 कंटेंडर्स हु कुड बेस्ट बेयर द कॉस्ट फॉर इट, बट nobody would be willing to bear the cost for it, right? For example, India could depreciate its currency like another 15-20% to kind of save the pharma sector, but 12-12.5 मिलियन के लिए इंडियन गवर्नमेंट इतना पेन नहीं उठाएगा। तो चाइना कर सकता है बिकॉज चाइना के एक्सपोर्ट्स यूएस को बहुत ज़्यादा है, बट इंडियन गवर्नमेंट के एक्सपोर्ट्स ज़्यादा नहीं है यूएस को। तो ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट एट नेशनल लेवल विल नॉट डेप्रिशिएट इट्स करेंसी। दूसरा चीज़ है कि ये जो कंपनीज है, द कंपनीज विच यू सी ऑन द स्क्रीन, दे शुड कट देयर कॉस्ट एंड दे शुड सेल ड्रग्स अ बिट चीपर टू द यूनाइटेड स्टेट्स, बट ये कंपनीज ऑलरेडी वे विद इन मार्जिन्स पे काम करते हैं, तो ये लोग कॉस्ट भी कट नहीं करेंगे और ऑब्वियसली ये लोग मार्जिन्स अपने रिड्यूस नहीं करेंगे, राइट? तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन, अगर वहाँ के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, यूएस के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, तो वहाँ पे 4 से 5 कुछ बहुत बड़े बड़े distributors have, so those people are not going to kind of cut the cost. No, those people are not going to bear the cost for the increase in tariffs, right? So who bears the cost for it? So it's the consumers in the US who will have to bear the cost for it. And if the cost increases are passed on to the consumers in the US, then the problem is कि healthcare inflation हो जाएगा, healthcare cost बढ़ जाएंगे, तो वहाँ पे healthcare inflation हो जाएगा, which will be very very difficult for the government plans that they have like Medicare, Medicaid, उनके जो भी social services है उनके लिए बहुत pain हो जाएगा, and there will be a lot of inflation in the United States, right? But Indian companies are very clear that they don't want to, set up manufacturing plants in the US so that they can manufacture pharmaceutical drugs over there because cost बहुत difficult है। I mean, वहाँ पे जो लेबर कॉस्ट है दैट इज 10x ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंडिया, राइट? तो अगर अभी जो कोई ड्रग्स $1 में कुछ ड्रग बिक रहा है तो दैट वुड गो टू अराउंड $5 to $6. Nobody would want to do that, right? And you would require certain amount of scale if you want to do some kind of a manufacturing setup. Regulatory बहुत सारे hurdles रहेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि ट्रंप ने जो टैरिफ्स अभी शुरू किए हैं वो 6 महीने के बाद वापस ले ले। सो अगेन द फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर इन लिम्बो। एक चीज़ बहुत सर्टन है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी है सेक्टर में, राइट? सो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज वी स्टे अवे फ्रॉम दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स जिनका रिस्क रिवॉर्ड, आई मीन जिसका रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा है, दे कुड प्रॉब्ली प्ले ऑन दीज नेम्स, बट जिनका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा नहीं है, देन वी शुड लुक एट कंपनीज लाइक एरिस लाइफ साइंसेज, मैनकाइंड फार्मा, जो काफ़ी डोमेस्टिक ड्रिवन काइंड ऑफ कंपनीज है, वी कुड लुक एट दोज कंपनीज, राइट?
तीसरी चीज़ जो हुई है कि with this 56% tariffs on China, there would be a lot of goods that would be dumped into India because अगर चाइना ने चीज़ें प्रोड्यूस कर दी है और कंज्यूम नहीं हो रही है यूएस मार्केट में, तो कहीं ना कहीं तो कंज्यूम होना पड़ेगा उसको, तो बहुत ज़्यादा डंपिंग जो है वो इंडिया में शुरू हो जाएगी। और अगर इंडिया में डंपिंग शुरू हो गई इन सब चाइनीज़ गुड्स की, तो Indian जो manufacturers है, they would kind of take the heat for it, take the brunt of it, and the people who have invested in the companies of the goods which get dumped in India, which face a lot of competition from China as well as companies like Malaysia जहाँ पे tariffs लग गए हैं, वियतनाम बहुत ज़्यादा जो tariffs लगे हैं, so they would dump in the Indian market, तो उनको बहुत दिक्कत हो जाएगी, right? The beneficiary over here would be consumers because ये सब चीज़ें dump होने की वजह से the consumer price index would kind of go down and inflation would change into deflation। वैसे भी inflation कुछ है नहीं, 4.25% का inflation है इंडिया का, but I think with a lot of dumping that would happen from China, whether it is प्लास्टिक के आइटम्स, ग्लास के आइटम्स, फाइबर के आइटम्स, बहुत सारी चीज़ें, फर्नीचर, वुड वगैरह जो भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी ट्यूब्स, कनेक्टर्स, सब डंप किए जाएंगे इंडिया में, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है इंडियन कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी सहूलत हो जाएगी, काफ़ी आसान हो जाएगा। और दूसरा एक बेनिफिशियरी इसका रहेगा आरबीआई, क्योंकि आरबीआई 5 साल के बाद रेपो रेट्स कम कर रहा है, तो एक रेपो रेट कम किया, करीबन 25 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट 2.25% से रेपो रेट डिक्रीज किया गया। बट लुकिंग एट द ग्लोबल अनसर्टनिटी and things going in services and IT, I think RBI would want to kind of cut another 25 बेसिस पॉइंट। तो ये अगर चाइना से डंपिंग होगा तो एक तरह से जो डिफ्लेशनरी एनवायरनमेंट होगा, ऑल्सो इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल में है, दिस विल काइंड ऑफ हेल्प आरबीआई टू कट अनदर 25 बेसिस पॉइंट्स। तो आरबीआई अगर आप देखोगे पिछले 2 से 3 का हफ्तों में लिक्विडिटी पंप कर रहा है सिस्टम में। इट्स जस्ट ट्राइंग टू सपोर्ट द इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम द इम्पैक्ट दैट इट्स गोइंग टू फेस फ्रॉम द यूएस इकोनॉमी एंड अनसर्टनिटी ओवर देयर, राइट? So these were a couple of updates for today. We'll catch up again tomorrow to kind of